Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about phase rule and phase rule के अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब फेज रूल है क्या, जो कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो से देखा। फेज रूल क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, यूटेक्टिक क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज क्या है, टर्नरी सिस्टम भी हमने देख लिया। तो अब टाइम आता है क्वेश्चन डिस्कशन करने का। जैसे कि हर बार हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अब ये क्वेश्चन डिस्कशन या फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन डिस्कशन होता है ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि क्वेश्चन डिस्कशन करने से अच्छा हमने तो वीडियो देख लिया, ठीक है, वीडियो देख लिया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, 100% हमने अपना दिया कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और हमने कॉन्सेप्ट समझ भी लिया। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब उससे हमें पता कैसे चलेगा कि हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे। पता इससे चलेगा जब भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर जो भी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे हमें एक आइडिया आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारा प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। उसके साथ ही हमारे पास कुछ नॉलेज भी और आएगा कि इस टाइप में क्वेश्चन आया तो इसको इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज़ और भी थोड़ा हमारे लिए इजी होगा और उसका थोड़ा सा आइडिया, हमें बेसिक आइडिया और भी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पता भी चलता है कि हमारा टॉपिक जो है पूरा अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, और या अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो कौन पार्ट में हमें क्लियर नहीं हुआ या फिर कौन पार्ट हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ये सब चीज़ उससे पता चल जाता है। इसीलिए हम हर बार कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है उसको डिस्कशन करते हैं। तो आज भी वही करेंगे फेज रूल के ऊपर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा, जो कि हमने देख लिया। प्लेलिस्ट में भी अभी अवेलेबल है, फेज रूल का प्लेलिस्ट है, उसमें ये सब वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यूनी कंपोनेंट भी हमने देखा और बाई कंपोनेंट भी देख लिया। उसका यूटेक्टिक भी उसके अंदर हमने देखा, सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज भी देखा, टर्नरी सिस्टम भी हमने देखा, फेज रूल भी देखा। फेज रूल है क्या? फेज रूल जो कि P+F=C+2। ओके, और एक है हमारे पास P+F=C+1। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रैंडमली मन किया वहाँ पर, मतलब कोई न्यूमेरिकल आया वहाँ पर, जहाँ पर भी हम मन किया हम ये फार्मूला लगा दें या फिर ये फार्मूला लगा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? कंडीशन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, क्या वहाँ पर किस टाइप का कंडीशन दिया है, उसके ऊपर हम बेस करके 2 लगाएंगे या 1 लगाएंगे, ये डिपेंड करता है, ठीक है। C+1 यूज करना या फिर 2, वो डिपेंड करता है। अभी 1 कहाँ पर यूज करेंगे? जहाँ पर आइसोबैरिक कंडीशन देगा। आइसोबैरिक कंडीशन मीन्स कहीं ना कहीं प्रेशर या फिर टेम्परेचर कुछ एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप में हम उसे लगाते हैं ये फार्मूला या फिर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ओर, लेट ना करते हुए वन बाय वन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्डेंस्ड फेज रूल इज गिवन बाय द फार्मूला, ठीक है। फेज रूल कौन फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर फेज रूल का फार्मूला है क्या है? इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि फेज रूल का फार्मूला क्या है। क्या वो P+F=C-1? माइनस का तो बात ही नहीं आएगा। हमने अभी देखा फेज रूल का 2 फार्मूला रहता है, P+F=C+2 या फिर P+F=C+1, डिपेंड करता है। बट यहाँ पर वैसा तो कुछ कंडीशन नहीं दिया, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन, उसका आंसर अपने आप मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस का तो बात ही नहीं आ रहा, जहाँ पर भी हमने देखा प्लस, और वो भी ये देखिए जो कांस्टेंट है 2 है और 1 है। 1 के ऊपर कभी भी माइनस का साइन नहीं आएगा फॉर्मूला में, या फिर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर 1 के ऊपर माइनस का साइन आ रहा है, मीन्स ये कैंसिल हो गया है। उसी तरह यहाँ पर 2 के ऊपर भी आ रहा है सी ऑप्शन में, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा ये, अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी है P+F, इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस टाइप में अगर बनाने को चाहेंगे तो यहाँ पर होगा क्या? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, P-F हो जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू, और C तो माइनस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 - C। तो इस तरह का फॉर्मूला क्या बनता है? नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो अब बचा क्या, P+F=C+2, जो कि स्टार्टिंग से ही हमने बोला P+F=C+2। तो आंसर क्या रहेगा? D। तो आंसर क्या है? D। ओके, अब डी है यहाँ पर आंसर। बट ये क्वेश्चन कहाँ से था, इस कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन था जो कि BHU, ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2010 में पूछा गया था, ठीक है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था MSc के एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ पर रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है, आप जाके वहाँ पर चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उसका देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए फेज डायग्राम, ठीक है, कोई भी एक फेज डायग्राम है, यहाँ पर एम होगा। इन ए फेज डायग्राम द फेज रूल एट अन इनवेरिएंट पॉइंट इज डिफाइंड बाय। अब ये सबको पता है इनवेरिएंट पॉइंट किसको बोलते हैं, जो कि हमने यूटेक्टिक में देखा था। हमारे पास एक पॉइंट आता है, ये देखिए यूटेक्टिक में हमने देखा था, बस यहाँ पर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। अब अगर यूटेक्टिक का बात करें, मीन्स यहाँ 2 कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकाल के भी देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। इसको ही हम बोल रहे हैं इनवेरिएंट पॉइंट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P+F=C+1। अब यहाँ पर 1 क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर हमने यूटेक्टिक में डिस्कस किया था, ये जो एक्सिस है यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं, ओके, और यहाँ पर जो ले रहे हैं हम कंपोजिशन। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। प्रेशर को जब हमने कांस्टेंट रख दिया तो यहाँ पर क्या, तो 1 का कंडीशन आया, क्योंकि आइसोबैरिक कंडीशन आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, P+F=C+1। अब कंपोनेंट क्या है यहाँ पर यूटेक्टिक है, तो ऑब्वियसली 2 कंपोनेंट जो हमने डिस्कस कर लिया यूटेक्टिक के वीडियो में, आप
प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आ जा रहा है 3 सी मीन्स 2, यहाँ पर कॉम्पोनेंट 2 है, कॉम्पोनेंट 2 है मीन्स सी इक्वल टू 2 + 1 = 3, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया P + F। तो हमने क्या निकालना क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर अगर फेज देखेंगे तो यहाँ पर फेज आपको 3 फेज मिलेंगे, क्या क्या। एक तो यहाँ पर जो भी कॉम्पोनेंट रहेगा, सपोज यहाँ पर ए कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर बी, तो कॉम्पोनेंट ए और बी का क्रिस्टल, उसके साथ जो भी लिक्विड रहेगा, तो फेज यहाँ पर क्या है 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3 - 3 = 0। तो इनवेरियंस पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा 0। आंसर क्या है 1। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, इन ए 3 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रहा है 3 कंपोनेंट का। अब कंपोनेंट 3 मीन्स यहाँ पर C3 हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज एट इनवेरियंस विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर भी बात आया इनवेरियंस, इससे पहले भी बात आया था इनवेरियंस का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी टर्म आया था इनवेरियंस। तो इनवेरियंस पॉइंट में क्या आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, और ये हमेशा ही आएगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, जहाँ पर भी इनवेरियंस पॉइंट का बात आएगा, इनवेरियंस पॉइंट माने आप वहाँ पर मतलब आंख बंद करके लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया, तो क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझिए। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है फेज, और वो भी मतलब कितना फेज पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम नंबर का फेज क्या होगा, मिनिमम या फिर लोएस्ट नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर का फेज कितना होगा, वो भी मतलब 3 कंपोनेंट सिस्टम में। तो थोड़ा सा देखते हैं। अब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया वो भी अगेन था BHU 2010 से। अब ये जो क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर फेज अभी हम डिफाइन करेंगे, ये है DU है, ओके। DU यूनिवर्सिटी से 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या है, तो इसको थोड़ा सा फेज रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं भी आपको आइसोबारिक कंडीशन दिया है, या फिर कहीं पर लिखा गया है कि प्रेशर या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ प्रेशर या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनवेरियंस पॉइंट तो का बात बोला जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 रहेगा, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन नहीं हुआ है, कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है कि यहाँ पर आइसोबारिक कंडीशन। अब आइसोबारिक कंडीशन अगर मेंशन नहीं हुआ तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, P + F = C + 2, ओके। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं P + F = C + 2। तो अब यहाँ पर पूछा गया हमें, ये चीज़ पूछा गया, ठीक है। ये चीज़ को हमें निकालना है P को। अब P को निकालना है मीन्स फेज को निकालना है, वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज का बात करें तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही देखा 3 कंपोनेंट सिस्टम बोल रहा है। तो यहाँ पर C को ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 3 + 2 क्या हो गया 5, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये दिया इनवेरियंस पॉइंट, इनवेरियंस मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा 0। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है P + 0 = 5। तो P का वैल्यू क्या होगा 5 - 0 अगर हम ले जाते हैं तो ये 5 रहा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर 0 रहा, बट मैक्सिमम नंबर का जो फेज है वो कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर 5 है क्या, हाँ ऑब्वियसली ऑप्शन में 5 है। तो ऑप्शन C जो है करेक्ट है। बट यहाँ पर क्या होता है ना, कन्फ्यूजन इसलिए होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर P + F = C + 1 कंसीडर कर लेते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में तो कहीं पर भी आइसोबारिक का कंडीशन नहीं दिया, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया तो हम जबरदस्ती क्यों 1 को यूज करें। अगर 1 को यहाँ पर यूज करते हैं तो ये जो ये देखिए 3 1 + 4 हो जा रहा है, 3 + 1 = 4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ये तो 0 है, P = आपका कितना हो जा रहा है 4, P = 4, जो कि यहाँ पर 4 भी दिया हुआ है आंसर में। तो इस तरह से रॉन्ग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, ये जो प्रोसेस है ये रॉन्ग है, यहाँ पर 1 यूज ही नहीं होगा। तो ये आंसर रॉन्ग है, ऑब्वियसली राइट कौन सा है 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है। अब डायग्राम दिया गया है तो ये किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, पौंडी यूनिवर्सिटी में, ओके। पौंडी यूनिवर्सिटी में इसको कब पूछा गया था 2013 में, ठीक है। अब इसके मतलब इस डायग्राम के बेसिस पे वहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन, ओके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, मतलब 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे एक ही डायग्राम के बेसिस पे। तो यहाँ पर देखिए फेज रूल से कितना सारा मार्क आया था, कितना वेटेज, और ये बहुत ईजी भी है, इसको स्किप नहीं करना है, इसके ऊपर फोकस करना है, बहुत ईजी है। बस कुछ थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने से बहुत ही ईजी से हो जाता है ये। तो ये देखिए किस तरह क्वेश्चन आया था। यहाँ पर एक उन्होंने ये दे दिया था, डायग्राम दे दिया था, और यहाँ पर उन्होंने लिखा स्टडी द फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम को स्टडी करने वाला एंड आंसर द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उसका आंसर देना है इस फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मतलब वो जो 4 क्वेश्चन था उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स F पूछा जा रहा है हमें, ठीक है। व्हेन माग्मा मार्क्ड, ये एक पॉइंट है, मार्क किया गया है, कहाँ पर मार्क किया गया, रीच द लिक्विडस कर्व, ठीक है। लिक्विडस कर्व में जब भी हम अब डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट को बोला गया था, इस पॉइंट पे हमें पूछा जा रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखिए फिर से क्वेश्चन,
ये देखिए पॉइंट भी है यहाँ पर, अभी देख सकते हैं आप, आपको पॉइंट भी दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये मार्क जो है यही है। तो व्हाट वाज द डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन माग्मा मार्क, देखिए माग्मा का जो यहाँ पर है, मतलब इस रीजन में वो पूछ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये जब लिक्विडस कर्व को पहुँच रहा है तो इसको नहीं पूछ रहे हैं, बट ये जो रीजन है यहाँ पर पूछ रहे हैं मार्क इतना रीच द लिक्विडस कर्व, ठीक है। तो ये लिक्विडस कर्व में आएगा ऑब्वियसली, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। बट यहाँ पर वो पूछ नहीं रहे हैं कि लिक्विडस कर्व में क्या होगा, या फिर कि ये मतलब यूटेक्टिक के अंदर, मतलब ये लाइन के अंदर क्या होगा, वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहे हैं, तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, P+F। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप C+1 लिखे या 2। तो अब अगर डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करते हो, जो कि यहाँ पर लिखा गया स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्रेशर का जिक्र नहीं किया गया, मीन्स प्रेशर को कांस्टेंट इन्होंने रख दिया। अब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो यहाँ ये क्या है, ये सब टेम्परेचर है। अब ये क्या है, ये कंपोजिशन है, तो यहाँ पर प्रेशर का बात नहीं आया। प्रेशर का बात नहीं आया मीन्स अगर डायग्राम को हम देखते हैं तो ये बात हो रहा है आइसोबैरिक कंडीशन का। अब आइसोबैरिक कंडीशन मीन्स C+1 लेना है, ओके। 2 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं या फिर स्टडी करते हैं डायग्राम को, तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रेशर के बारे में जिक्र नहीं किया गया, प्रेशर के बारे में बात नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया मीन्स क्या, ये आइसोबैरिक कंडीशन है। अब आइसोबैरिक कंडीशन है तो हम हमेशा से ही फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, C+1। तो यहाँ पर आप देखते हैं किस तरह यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो रीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलता है। तो फेज क्या है वहाँ पे, तो हमें निकालना क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट क्या है, अगर मतलब यहाँ पर मार्क करते हैं डायग्राम के ऊपर, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, ठीक है, डाइऑक्साइड एनोथाइड। तो कंपोनेंट क्या है, 2, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P+F = 3, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमें फेज का वैल्यू निकालना होगा। फेज क्या है यहाँ पे, फेज 1 है। यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली लिक्विड है, यहाँ पर अभी तक सॉलिड नहीं बना। पहली बार जब यहाँ पर एंटर कर जाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्रिस्टल दिखने को मिलेंगे, आप क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको फेज जो मिलेगा 2 मिलेगा। बट इन दिस केस यहाँ पर जो है ऑब्वियसली पूरा मतलब ये जो है लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर फेज क्या है, 1 है। फेज अगर 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, P+F = 3। तो F क्या होगा, 3 - 1। फेज ऑब्वियसली 1 है, फेज का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर 2 है क्या। हाँ ऑब्वियसली सी में ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर यही होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डायग्राम को हमने स्टडी किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही डायग्राम के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अभी कंटिन्यू आएंगे डायग्राम के बेसिस पे, जो कि पौंडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2013 में। द माग्मा कूल्ड फर्दर, माग्मा क्या हो रहा है, फर्दर कूल हो रहा है, ठीक है, एंड रीच यूटेक्टिक देन इट विल क्रिस्टलाइज, ठीक है, यूटेक्टिक में पहुंच गया, ठीक है, माग्मा। अगन यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये पॉइंट का बात किया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माग्मा क्रिस्टलाइज हो चुका पूरा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में क्या हमने ये पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, बट अभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंट के ऊपर डिस्कस नहीं हो रहा है, यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर डिस्कस हो रहा है, ठीक है। द माग्मा क्लोज मतलब कूल्ड, माग्मा कूल हो रहा है फर्दर, फिर से कूल हो रहा है। ऑब्वियसली हम जहाँ पर एक मार्क लिए थे वहाँ पर पूरा कूल डाउन नहीं हुआ था, वहाँ पर लिक्विड स्टेट में था, तो फिर कूल हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंड रीच्ड यूटेक्टिक देन, ठीक है, यूटेक्टिक में ये पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। कूल होते होते कूल हुआ, फिर यहाँ पर डाइऑक्साइड के क्रिस्टल बने, फिर यहाँ पर जो भी लिक्विड था वो इनरिच हो गया अनोथाइड में, तो अनोथाइड की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर जो पहुँच गए हम यूटेक्टिक में, तो यहाँ पर देन इट विल क्रिस्टलाइज। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या यहाँ पर क्रिस्टलाइज होगा, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो भी हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट मीन्स यहाँ पर पहली बार अनोथाइड और डाइऑक्साइड दोनों क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे बात किया तो इस पॉइंट पे क्या क्रिस्टलाइज होगा, डाइऑक्साइड भी होगा अनोथाइड भी होगा। अब अगर यहाँ पर पूछता तो ऑब्वियसली हम बोल सकते थे डाइऑक्साइड के क्रिस्टल बनेंगे, यहाँ पर पूछता तो हम बोल सकते थे अनोथाइड। बट जब ये पॉइंट का बात आ गया, इसके नीचे टोटल डाइऑक्साइड और अनोथाइड के क्रिस्टल आपको मिलना चालू हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर पहली बार एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों आके एक साथ यहाँ से क्रिस्टलाइज होना फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या अनोथाइड, ओनली अनोथाइड, नहीं अनोथाइड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यूटेक्टिक मतलब पे पूछा गया है, तो अनोथाइड नहीं होगा। क्या डाइऑक्साइड होगा, नहीं। तो अब यहाँ रहा क्या, डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड ऑब्वियसली दोनों होंगे, बट ऑप्शन डी में क्या है, क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज तो यहाँ पर अगर अच्छे से आप देखो डायग्राम, तो क्वार्ट्ज तो आपको मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है, क्वार्ट्ज तो मेंशन ही है ही नहीं, तो यहाँ पर क्वार्ट्ज का तो सवाल ही नहीं आता है, तो डी भी कैंसिल हो गया, तो सी है राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी डायग्राम के बेसिस पे है। एट व्हाट टेम्परेचर द लास्ट ड्रॉप ऑफ माग्मा विल क्रिस्टलाइज, ठीक है, उन्होंने टेम्परेचर पूछा, किस टेम्परेचर पे लास्ट ड्रॉप ऑफ माग्मा क्रिस्टलाइज होगा। तो यहाँ पर देखिए यूटेक्टिक का एक टेम्परेचर उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर डायग्राम में, ये है टेम्परेचर, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस टेम्परेचर के आने के बाद अगर फर्दर क्रिस्टलाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट ड्रॉप भी जो भी माग्मा का मतलब एनरिच रहेगा, या फिर जो भी माग्मा जिस कंपोजिशन में भी एनरिच रहेगा, जितना भी उसका जो बचा रहेगा रिमेनिंग पार्ट, सब यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। इसके बाद फर्दर क्रिस्टलाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स लास्ट जो भी ड्रॉप रहेगा, स्मॉल ड्रॉप रहेगा, वो यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 1278 ये लाइन पे, ठीक है। अब ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया यूटेक्टिक में, ठीक है। बस आज हम न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं और शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1278 यहाँ पर लिखा गया है, क्या 1350 होगा? ये देखिए ये पॉइंट पे अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर 1350 का बात करेंगे, 1350 मीन्स वो कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर, या यहाँ पर होगा? ये लाइन यहाँ पर ऑब्वियसली होगा ही नहीं, ये लाइन पे ही होगा। ये लाइन का टेम्परेचर कितना है? वो 1278, तो ये ऑब्वियसली आंसर बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो हमने ये डायग्राम के बेसिस पे 3 क्वेश्चन देखा, अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी डायग्राम के बेसिस पे है, जो कि पौंडी यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया था, ठीक है। डायग्राम के बेसिस पे 4 क्वेश्चन आए थे। अनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब भी कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा यूटेक्टिक में, जो भी हमने अभी देखा था फिगर, उसको फिर से भी हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द माग्मा, माग्मा का कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो कि लास्ट ड्रॉप ऑफ माग्मा क्रिस्टलाइज होगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इसका टेम्परेचर था 1278 डिग्री, ओके। 1278 डिग्री में लास्ट ड्रॉप ऑफ माग्मा क्रिस्टलाइज होगा। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है, ऑन कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा रॉक फॉर्म। ऑब्वियसली माग्मा क्रिस्टलाइज हो गया तो मिनरल बने, अब मिनरल क्रिस्टल बने, क्रिस्टल बनने के बाद वो वही क्रिस्टल से मिनरल बन रहा है, मिनरल एग्रीगेट हो रहा है, तो उसी को ही हम रॉक बोल देते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर बात हो रहा है रॉक का, ओके। अनकम्प्लीट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा रॉक फॉर्म्ड विल बी मेड ऑफ, ठीक है। कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन यूटेक्टिक पॉइंट पे जो भी हो गया, वहाँ पर लास्ट ड्रॉप ऑफ जो भी माग्मा था वो क्रिस्टलाइज हो गया, रॉक बन गया। अब रॉक तो बन गया, इसमें कंपोजिशन क्या रहेगा, ठीक है। 2 हमने कंपोनेंट देखा था, एनोथाइड और डाइऑक्साइड। तो अब इसका कंपोजिशन क्या रहेगा? देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। बट उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम को, उसके बाद ऑब्वियसली आंसर खुद ही आ जाएगा, बहुत ईजी है। देखते हैं डायग्राम। तो ये है हमारे पास डायग्राम। तो अगर एग्जैक्टली हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए 40 के ऊपर यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। 40 के ऊपर, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 40 के ऊपर। बट यहाँ पर अगर देखेंगे ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया जाता था? वेट परसेंटेज ऑफ एनोथाइड और डाइऑक्साइड का वेट परसेंटेज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा था ये एक्सिस में। तो अब देखते हैं वेट परसेंटेज यहाँ पर डाइऑक्साइड का कितना रहेगा। बात करते हैं अगर डाइऑक्साइड का, तो डाइऑक्साइड क्या है अपने रीजन में? यहाँ 100 है, ठीक है। यहाँ पर कितना रहेगा? नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर 80 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा? 60, ठीक है। जब बात करते हैं डाइऑक्साइड का, ठीक है, डाइऑक्साइड का मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना रहेगा? 80, यहाँ पर 60, यहाँ पर 40, 20, 0। उसी तरह जब एनोथाइड का बोलेंगे, ये अपने रीजन में 100 है, यहाँ पर 80 है, 60 है, 40 है। डायग्राम में वो उन्होंने एनोथाइड का वेट को परसेंटेज मेंशन किया, डाइऑक्साइड का नहीं किया। वो ये चीज़ हमें खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली अपने रीजन में 100 है, 80 है, तो इस पॉइंट पे क्रिस्टलाइज हुआ, तो इस साइड में डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है? 60। एनोथाइड का क्या है? एनोथाइड का है 40। तो अब डाइऑक्साइड कितना रहेगा? 60%, एनोथाइड 40%। यही तो उन्होंने पूछा। आप देखते हो ऑप्शन में कहाँ पर है 60 और 40। तो हाँ, ऑप्शन में देखते हैं अब, ऑप्शन ए डाइऑक्साइड कहाँ पर 60 है, देखते हैं पहले। 60% ऑफ डाइऑक्साइड, ये देखिए 60% डाइऑक्साइड। क्या अब एनोथाइड भी 40 यहाँ पर मेंशन है? हाँ, ऑब्वियसली एनोथाइड 40 मेंशन है, तो आंसर क्या होगा? बी। बी इज़ करेक्ट। बट देखते हैं अदर आंसर डाइऑक्साइड 40, क्या डाइऑक्साइड 40 होगा? अभी हमने देखा डाइऑक्साइड 40 नहीं होगा, तो यहाँ पर से ये कैंसिल हो गया। अब एनोथाइड का बात ही हटा दीजिए, डाइऑक्साइड 40 ही नहीं रहेगा, डाइऑक्साइड 60 रहेगा। जहाँ पर भी, अब यहाँ पर देखिए 18 लिखा गया, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब 18 क्यों लिखा गया? आपको कन्फ्यूज करने के लिए, कन्फ्यूज क्यों करने के लिए लिखा गया, ये देखिए, क्योंकि उन्होंने जो बल्क कंपोजिशन लिया था ये पॉइंट पे, कहीं ना कहीं अगर देखें यहाँ पर 18% था, बट यहाँ पर 18% किसका था? एनोथाइड का, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, और 82% था डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर एक ऑप्शन वैसा भी है जहाँ पर डाइऑक्साइड को उन्होंने 82 लिखा, ठीक है। बट ये कन्फ्यूज करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि यूटेक्टिक जो फाइनल यूटेक्टिक पॉइंट मिलता है, वहीं पर जो कंपोजिशन रहता है डिपेंड होता है, वहीं पर कितना परसेंट क्या किसका रहेगा, किस कंपोनेंट का कितना परसेंट रहेगा। तो ये था जो डायग्राम के बेसिस पे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में पूछा गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जाम में 2015 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। इन द गिवन फेज डायग्राम, देखिए फेज डायग्राम है कि यहाँ पर भी दिया गया है, मतलब फेज का जब भी बात आएगा डायग्राम के ऊपर वो बेसिक पूछेंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा डायग्राम के ऊपर। जितना आप डायग्राम बनाओगे अपने हाथ से, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इन द गिवन फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम दिया गया। द सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, क्रिस्टलाइज, आप किस सीक्वेंस में क्रिस्टलाइज होगा वो देखते हैं। फ्रॉम ए माग्मा ऑफ कंपोजिशन एक्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कंपोजिशन बोला एक्स, यहाँ पर अब उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है, डायग्राम में। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये बात हो रहा है यूटेक्टिक का। अब यूटेक्टिक मीन्स यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर वेट परसेंटेज रहता है इस एक्सिस में, यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो उन्होंने ये सब मेंशन नहीं किया, तो पूछ क्या रहे हैं, सिंपली देखिए
तो ये पूछ रहे जो क्रिस्टलाइजेशन का मैनर क्या रहेगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का मैनर क्या रहेगा इन द गिवन फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम दे दिया, द सीक्वेंस ऑफ मिनरल क्रिस्टलाइज फ्रॉम ए माग्मा, जो भी माग्मा है बल्क कंपोजिशन है वहाँ से जो मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहा है उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, ऑफ कंपोजिशन एक्स, तो एक्स कंपोजिशन यहाँ पर लिया गया, तो यहाँ पर देखिए एक्स जैसे ही यहाँ पर इस टेम्परेचर पे आएगा तो यहाँ पर से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा तो ये मूव किधर करेगा, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो एनोथाइड का क्रिस्टल बनने चालू हो जाएंगे, एनोथाइड के क्रिस्टल अगर बनेंगे तो माग्मा किसके तरफ एनरिच होगा, डायोक्साइड के तरफ, तो किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो क्या यहाँ मूव करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि ये मूव कर रहा है यूटेक्टिक पॉइंट पर, इधर से भी ये मूव करेगा यूटेक्टिक पॉइंट पर, तो ये मूव कहाँ कर रहा है, यूटेक्टिक पॉइंट। अब यूटेक्टिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डायोक्साइड प्लस एनोथाइड, यहाँ पर हमें यही मिलता है तो इसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोल रहे हैं, बट यहाँ पर है क्या एनोथाइड, तो एनोथाइड किधर मूव कर रहा है, एनोथाइड मूव कर रहा है डायोक्साइड प्लस एनोथाइड, तो ये चीज़ तो पूछा गया था, तो देखते हैं आप इसमें, तो क्या एनोथाइड डायोक्साइड की तरफ मूव करेगा, एनोथाइड क्या ये डायोक्साइड की तरफ मूव कर रहा है, नहीं ये होगा ही नहीं, मतलब ये कैंसिल। ऑप्शन बी, एनोथाइड किधर मूव कर रहा है, डायोक्साइड एनोथाइड, हाँ एनोथाइड एक ही बात है ये, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही होगा करेक्ट, क्योंकि एनोथाइड मूव कर रहा है डायोक्साइड और एनोथाइड की तरफ। अब यहाँ पर पहला एनोथाइड लिखिए, उसका डायोक्साइड लिखिए, चलेगा, ठीक है, बट उन्होंने जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो एनोथाइड प्लस डायोक्साइड की तरफ मूव कर रहा है, बट ऑप्शन डी जब देखते हैं क्या डायोक्साइड, यहाँ पर तो उन्होंने कंपोजिशन लिया एक्स, तो यहाँ पर इसके पास है मतलब यहाँ से वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर डायोक्साइड मूव करेगा एनोथाइड की तरफ, बात ही नहीं लग रहा, तो ये भी कैंसिल। अब डी का बात करते हैं, डायोक्साइड क्या मूव करेगा, डायोक्साइड और एनोथाइड की तरफ, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन ही उन्होंने ले लिया है एक्स। अब एक कंपोजिशन लिया जो ये इधर मूव करेगा ना, यहाँ पर देखिए अगर हम लगाते हैं टेम्परेचर एक्सिस से, तो यहाँ पर एनोथाइड का क्रिस्टल बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्रिस्टल बनेंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो रहेगा करेक्ट रहेगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन द गिवन डायग्राम द परसेंटेज ऑफ प्लाजियोक्लेज इन ए रॉक, ठीक है, कोई भी एक रॉक है, डायग्राम में भी हम देखेंगे, तो रॉक में प्लाजियोक्लेज का परसेंटेज क्या रहेगा, वेट परसेंटेज क्या रहेगा, फिर से देखिए इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम हमें दिया गया है, क्या डायग्राम है, ये डायग्राम है, ओके, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के ऊपर अभी क्वेश्चन आएगा, इन द गिवन डायग्राम द वेट, ये देखिए द परसेंटेज ऑफ प्लाजियोक्लेज, तो इन्होंने किसका परसेंटेज पूछा, प्लाजियोक्लेज का, प्लाजियोक्लेज ये डायग्राम में है क्या, हाँ है, तो प्लाजियोक्लेज का परसेंटेज उन्होंने पूछा इन ए रॉक, कोई भी एक रॉक में ऑफ कंपोजिशन एक्स, ठीक है, एक्स कंपोजिशन में प्लाजियो एक रॉक में प्लाजियोक्लेज का उन्होंने क्या पूछा, परसेंटेज पूछा। तो अब देखते हैं ये डायग्राम की तरफ, ये डायग्राम है हमारे पास, इस तरह डायग्राम दिया गया, जब भी इस तरह का डायग्राम आएगा तो हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है कि यहाँ पर जैसे भी बात आता है क्वार्ज का, तो क्वार्ज यहाँ पर रहेगा 100, यहाँ पर जो लाइन रहेगा, देखिए लाइन कितना पहले देखते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर एक 5, उसी तरह यहाँ से अगर गिनेंगे इस कॉर्नर से, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ 2 3 4, ये एक 5, इसी तरह यहाँ से जब भी देखेंगे 1 2, ये लाइन है 3, ये जो लाइन है आपका 4th लाइन है, यहाँ पर 5th, तो यहाँ पर 5th लाइन है। अब यहाँ पर जब भी बात आता है परसेंटेज का, तो हम यहाँ पर 100 कंसीडर करते हैं, मीन्स ईच लाइन का जो गैप है कितना 20, तो यहाँ पर जब भी बात करेंगे क्वार्ट्ज का, तो अपने रीजन में ये 100 है, यहाँ पर कितना होगा 80, यहाँ पर कितना होगा 60, यहाँ पर 40 अगेन, यहाँ पर 20, यहाँ पर 0, उसी तरह सेम यहाँ पर अप्लाई होगा अल्काली फेल्सपार में भी, यहाँ पर कितना रहेगा 100, इस लाइन पे हम कितना देखेंगे 80 60, कितना रहेगा 40 20, यहाँ पर इस लाइन पे वो मतलब ये जो अल्काली फेल्सपार है ये लाइन पे 0 होगा, ठीक है 0 होगा, बट क्वार्ट्ज जो है इस लाइन पे 0 होगा, उसी तरह प्लाजियोक्लेज है तो ये इस लाइन पे 0 होगा, यहाँ पर 100 रहेगा। तो अब उन्होंने पूछा क्या, ये तो हम समझ गए किस तरह किस लाइन से किसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो फिर से क्वेश्चन पे देखते हैं, इन द गिवन डायग्राम उन्होंने दिया द मतलब परसेंटेज ऑफ प्लाजियोक्लेज, तो इन्होंने किसका प्लाजियोक्लेज का परसेंटेज पूछा, किसका पूछा प्लाजियोक्लेज का, किसमें रॉक में, वो भी रॉक का कंपोजिशन जो है एक्स कंपोजिशन में, ठीक है, तो एक्स कंपोजिशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर से अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ पर प्लाजियोक्लेज का पूछा तो यहाँ पर 100 है, कंपोजिशन पूछा ना वेट मतलब परसेंटेज पूछा कंपोजिशन का 100 है, 80 है, 60 है, ये यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 0, तो उन्होंने पूछा कहाँ यहाँ पर क्या होगा 20, तो बस आंसर क्या होगा 20, ठीक है 20%। बट अगर वो पूछते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम कितना बोलते हैं 60 बोलते हैं, किसका 60 प्लाजियोक्लेज का, किससे 60 है देखिए 80, यहाँ पर 60 सॉरी यहाँ पर 100 है, यहाँ 80 है, यहाँ 60, यहाँ पर 40 होगा, सॉरी यहाँ पर 40 होगा, अगर इस यहाँ पर पूछते तो ये 40 होता है। इसी तरह अगर क्वार्ट्ज का पूछते तो क्वार्ट्ज का भी मतलब जिस लाइन पे पूछते उसी के अकॉर्डिंग हम निकालते, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि IIT JAM 2019 में पूछा गया था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसको पूछने का तरीका अलग था। देखते हैं,
द गिवन प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर दोनों मेंशन कर दिया, मीन्स यहाँ पर आइसोबारिक कंडीशन नहीं आएगा। तो फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई होता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, P+F=C+2। क्योंकि 2 क्यों हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आइसोबारिक का कंडीशन नहीं आया, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों उन्होंने मेंशन कर दिया। ओके, शोज द रिलेटिव स्टेबिलिटी रेंजेस ऑफ एंडालुसाइड, सिलिमानाइट, काइनाइट, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो डायग्राम है स्टेबिलिटी दिखा रहा है काइनाइट का, सिलिमानाइट का, एंडालुसाइड का। तो अब ये तो हम समझ गए डायग्राम में। यहाँ उन्होंने लिख दिया प्रेशर किलोबार में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये सब उन्होंने मेंशन कर दिया, ये एक्सिस में टेम्परेचर, यहाँ पर प्रेशर, वो भी यहाँ पर किलोबार में, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने रीजन में दिखा दिया, ठीक है। ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये एक फेज है। ये चीज़ हमने देखा था फेज डायग्राम में, जब यूनिक कंपोनेंट का फेज डायग्राम हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ से भी अगर आपका अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या, द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या, इनडायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा, 8 पॉइंट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा कि एक्स पॉइंट पे कितना होगा, वाई पॉइंट पे कितना होगा। उन्होंने वाई पॉइंट यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। उन्होंने क्या पूछा कि द डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किसका डिफरेंस पूछा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा माइनस वाई का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर पूछा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझ लिया हमने, क्वेश्चन समझ लिया। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। इस रीजन में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर फेज क्या है, काइनाइट का फेज है, फेज 1 है, क्या है, फेज 1 है। तो ये है क्या, यहाँ पर पॉलीमॉर्फ है, एल्यूमिनियम सिलिकेट का ये पॉलीमॉर्फ है। तो यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम सिलिकेट का पॉलीमॉर्फ है, तो यहाँ पर ये भी एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट 1 है। अब अगर 1 कंपोनेंट है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + 2, तो ये क्या हो जा रहा है, 3। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, P+F=3। तो P+F यहाँ पर हम ले लेते हैं, P+F=3। तो 8 पॉइंट एक्स में क्या होगा, देखिए 8 पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास एक्स पॉइंट में। यहाँ पर फेज क्या है, फेज हमारे पास 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 3 माइनस फेज। अब फेज 1 है तो यहाँ पर मैं 1 अगर लिख देता हूँ, फेज 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहा, 2। बट जब हम बात करते हैं वाई पॉइंट का, तो 8 पॉइंट वाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, देखते हैं। तो ये फॉर्मूला फिर से हमारे पास है ये सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 है तो C+2 मतलब यहाँ पर 1 + 2 3 हो चुका। अब P+F यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, फेज हमें जानना है। अब फेज यहाँ पर कितना फेज है, ये पॉइंट पे ये एक फेज है, ये एक फेज है, ये एक फेज है। तो यहाँ पर फेज क्या है, 3 है, 3 फेज है। ऑब्वियसली यहाँ पर 3 फेज है, फेज 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हमें निकालना है। तो फेज यहाँ पर 3 मिला, तो F= यहाँ पर पहले से ही 3 है, फेज क्या है 3, तो 0। F क्या हो रहा है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर मिला 2 और 0। तो ये फाइनल आंसर नहीं है। उन्होंने पूछा क्या, ये देखिए उन्होंने ये पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स का हमें निकालना है, वाई का निकालना है, उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना है। तो एक्स का क्या निकला 2 और वाई का क्या 0। 2 और 0 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होगा 2। तो आंसर क्या होगा 2, जो कि 2 मार्क के लिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी कब, मतलब जाम में 2019 में, ठीक है। तो ये था फेज रूल के ऊपर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पर एंड कर देते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही इतना लेंदी दिख रहा है तो कन्फ्यूजन नहीं हुए। क्वेश्चन लेंदी है बट बहुत ही इजी इसका ट्रिक है। ये भी 2 मार्क के लिए पूछा गया था 2000। अगर देखते हैं आप क्वेश्चन 2000 आपको ये 20 में पूछा गया है, ठीक है। 2020 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था जाम का, उसमें आपको पूछा गया था, वो भी 58 नंबर में। आप चेक कर सकते हो 2020, यहाँ पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ IIT जाम का 58 नंबर, जाके आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए सेगमेटिक आइसोबारिक टर्नरी फेज डायग्राम, ठीक है। एक फेज डायग्राम हमें कंसीडर करना है, उसका मतलब कंपोनेंट क्या है, ABC उन्होंने मेंशन कर दिया शोन बिलो, जो कि उन्होंने नीचे फिगर में भी दिखा दिया है, ठीक है। फिगर क्या है हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डायग्राम विच इज कंटूर, ठीक है, डायग्राम में कंटूर भी है, विथ आइसो प्लेट्स, ओके, आइसोप्लेट्स के साथ वो कंटूर है, ऑफ लिक्विडस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डायग्राम क्या देखते हैं, हमने देखा कंसीडर है सेगमेटिक आइसोबारिक टर्नरी फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम हमने देखा, फेज डायग्राम में उन्होंने कंपोनेंट भी दे दिया था ABC, ठीक है। ABC तक हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। द डायग्राम हुई चीज़ कंटूर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंटूर लाइन इस तरह आपको दिख रही है, कंटूर लाइन की तरह। उसको उन्होंने क्या बोला,
आइसोलेट्स ऑफ लिक्विडस, ठीक है, लिक्विडस का आइसोलेट है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर 1800 है तो इस लाइन का मीनिंग है यहाँ पर इतना टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइन का मीनिंग है यहाँ पर ये टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया, ठीक है। डिग्री सेल्सियस रिवर्स क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ मेल्ट एल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा रिवर्स द क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ मेल्ट एल ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ड्यूरिंग कूलिंग, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरिंग कूलिंग, यहाँ पर देखिए ये जो है रिवर्स कर रहा है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर में। यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ पर अब मेन क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ तो उन्होंने फिगर को समझा दिया, ठीक है, इसलिए इतना लेंदी हुआ क्वेश्चन, दिखने में लेंदी लग रहा है, बट मेन जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए मेल्ट ऑफ कंपोजिशन, देखिए व्हेन ए, जब भी कोई एक मेल्ट ऑफ कंपोजिशन ए, ठीक है। यहाँ पर अब ए वो उन्होंने मेंशन किया कि हाँ यहाँ पर ए उन्होंने एक मेंशन किया जिसका कंपोजिशन है वहाँ पर ये दिया उन्होंने, ठीक है। तो व्हेन ए मेल्ट, यहाँ पर मेल्ट का उन्होंने बात किया, मीन्स यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में या फिर क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, सॉल्व इसका क्रिस्टल अभी तक नहीं बना, ठीक है। कंपोजिशन ए लाइज एट ए टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस द वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा गया वेरिएंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैग्मेटिक सिस्टम इज, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना लंबा क्वेश्चन दिया बट यहाँ पर पूछा सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने खाली डायग्राम को समझाया। व्हेन द मेल्ट ऑफ कंपोजिशन ए, ठीक है, कोई भी एक कंपोजिशन है जो कि हमने देखा यहाँ पर ए लाइज एट ए टेम्परेचर, को एक टेम्परेचर में वो है 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, पहली बात तो यहाँ पर ये जो है डायग्राम, ये डायग्राम है आइसोबारिक कंडीशन में। अब आइसोबारिक कंडीशन में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक में इन्होंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आइसोबारिक कंडीशन, ठीक है, आइसोबारिक टर्नरी डायग्राम। अब आइसोबारिक का जब भी कंडीशन आएगा तो यहाँ पर जो फेज रूल लगता है यहाँ पर अप्लाई होता है P+F = C+1, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आइसोबारिक से, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अब उन्होंने पूछा क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा, कहाँ पर पूछा, इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी मैंने ये कंपोजिशन का इस पॉइंट पे पूछा, वो उन्होंने 70-100 डिग्री में ये मेंशन किया, ये पॉइंट हुआ, ओके। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया 70-100 डिग्री सेल्सियस पे, बट पूछा अगर ये क्या होता, यही कंपोजिशन यहाँ पर रहता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें पहले कंपोनेंट और फेज को जानना जरूरी है। अब कंपोनेंट तो ऑब्वियसली उन्होंने मेंशन कर दिया, ये देखिए ये 3 कंपोनेंट है, यहाँ पर भी दिख रहा है 3 कंपोनेंट, फिगर में भी तो कंपोनेंट 3 है। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं P+F = 3+1, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा =4, ओके। तो इसको हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं P+F, ये देखिए P+F = 3+ ये 1 रहेगा 1 = 4, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब पूछा कहाँ पर है वो देखते हैं, ये पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये पॉइंट को यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर जब भी रहेगा तो ये क्या रहेगा, मेल्ट में रहेगा। पहली बार ये 70-100 डिग्री से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है, बट उन्होंने पूछा क्या 70 मतलब 1800 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहाँ पर वो क्रिस्टलाइज हुआ ही नहीं है, क्रिस्टल बना ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा यहाँ पर दिया, यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है पहली बार क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्रिस्टल बन चुके होंगे कुछ, बट उन्होंने पूछा यहाँ पर 1800 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखिए 1800 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर फेज क्या रहेगा, ऑब्वियसली खाली लिक्विड स्टेट में रहेगा। यहाँ पर क्रिस्टल अभी तक नहीं बना, ठीक है, क्रिस्टल नहीं बना मीन्स फेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर क्रिस्टल बन जाता तो यहीं पर हम बोलते फेज क्या रहेगा, 2 रहेगा, बट यहाँ पर अभी क्रिस्टल नहीं बना। क्रिस्टल कब बनेगा, जब ये 70-100 पे शिफ्ट होगा, पहली बार क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे ये दूर जाएगा क्रिस्टल बनते बनते जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल बनते बनते जाएगा तो माग्मा जो रहेगा एनरिच हो जाएगा ए और बी में, मतलब इस तरफ मूव करेगा। बट यहाँ पर पूछा उन्होंने यहाँ पर, तो यहाँ पर फेज क्या है, 1 है। फेज 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालते हैं। यहाँ तक तो हम आ गए थे, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, फेज क्या मिला हमें, फेज का वैल्यू अभी 1 मिला, तो 4 - 1 = 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। बट अगर क्या होता ये पॉइंट पे वो पूछते हैं, ये पॉइंट पे अगर पूछते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहता। 2 कैसे रहता, क्योंकि फेज यहाँ पर अभी 1 हमें मिला, यहाँ पर फेज 2 मिलता। 2 फेज कैसे मिलता, लिक्विड रहता प्लस कुछ ना कुछ क्रिस्टल जो बन चुके यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो फेज 2 रहता, तो 4 - 2 करने से यहाँ पर क्या रहता, 2 मिलता डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट वो कहाँ मिलता, इस इधर किधर पॉइंट पर अगर मिलता, बट यहाँ पर हमको पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। तो ये था ऑल अबाउट जो भी प्रीवियस ईयर फेज रूल के ऊपर क्वेश्चन आए, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया विथ उसका कॉन्सेप्ट के साथ।
फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन जो रह गया, आप रेफरेंस के साथ दीजिए, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब रेफरेंस के साथ कैसे, कोई भी क्वेश्चन का नंबर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया 2020-15-58 नंबर क्वेश्चन। तो आप आपको जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ क्वेश्चन जो भी स्किप किए हैं, ऑब्वियसली अब अगर और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसीलिए इतना में हम इसको सीमित रख देते हैं। बट हाँ, कुछ भी अगर आपका और भी क्वेश्चन है फेज डायग्राम के ऊपर, या फिर फेज रूल के ऊपर, यूटेक्टिक के ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल है जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सिर्फ रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस कैसा दीजिए, अगर BHU में पूछा गया, ठीक है, BHU कितना ईयर में, 2018 में, क्वेश्चन नंबर 18, ओके, इस तरह का रेफरेंस दीजिए। एक क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, BHU में पूछा गया था 2018 में, और नंबर कितना 18 है, इसी जैसे कि मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया। तो ये था ऑल अबाउट फेज का न्यूमेरिकल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह जब भी कोई जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो है आप सबसे पहले उसे देख सकें।